अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अपना डिसीजन दिया है उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम उम्मीद रखते हैं कि अदलिया को वो वादा रिमाइंड कराते हुए उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट इसका जल्द फैसला करेगी। हमारा मौक़िफ़ यही है कि आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीटों से ज़्यादा सीटें रिज़र्व सीट में से नहीं मिल सकती। इसलिए जो 80 सीटें ज़्यादा गई है, जिसमें से 67 सीट्स वमेन की है और 11 सीट्स नॉन मुस्लिम की है, जो हमें मिलना था, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलना था, उन सीटों का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये हमारे हक में इसका फैसला करेगा। बार बार ये भी कहा गया कि क्या ये फैसला सही था या गलत, आप लोगों के सामने है। जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस सारी सीटों के लिए कैंडिडेट फाइनल कर दिए थे, फिर दिसंबर के महीने में हमने अपनी लिस्टें इलेक्शन कमीशन के सामने, मुतालिका आरओ के सामने हमने जमा करवाई थी। इलेक्शन कमीशन ने हमारे वोमेन की सीट्स पे जो हमने दी थी उसका शेड्यूल चेंज कर दिया था रिजर्व सीटों के लिए, लेकिन हमारे वोमेन और नॉन मुस्लिम की स्क्रूटनी नहीं करवाई थी। बाद में जब बल्ला हमसे जाता रहा, उसके तनाजुर में हमने फिर पहले से एक प्लान बी रखा हुआ था जो हमने आप लोगों के साथ शेयर किया था। उस पॉलिटिकल पार्टी का भी हमने रिजर्व सीटों की लिस्टें भी जमा करवाई थी, उनके नॉमिनेशन भी हमने इलेक्शन कमीशन के मुतालिका आरओज़ के सामने हमने भेज दी थी। इलेक्शन कमीशन ने जब से हमसे बल्ला गया और हमारे निशानात, इंडिपेंडेंट निशानात हमारे अलाट हुए, तो इलेक्शन के बाद हमें मजबूरन ये इकदाम लेना पड़ा कि हमने एक और पार्टी को ज्वाइन करना पड़ा, क्योंकि जिस पार्टी को हमने ज्वाइन किया था, जिसके टिकट्स हमने इशू किए थे, जिनके टिकट को पे बेस पे हमने रिजर्व सीटों की लिस्टें भी जमा करवाई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती, उनको डराया धमकाया गया था, उसको उठवाया गया था, उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई थी, उसके तनाजुर में वो सारी लिस्टें भी ख़त्म करवाई गई थी। इसलिए वो आखिरी दिन था इलेक्शन का, जिस दिन निशान अलाट होने थे, ये उस दिन की बात है। इसके तनाजुर में इलेक्शन के बाद हमने दो मकासद के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना था। एक ये कि जो हमारे आज़ाद कैंडिडेट थे, जिनको डराया धमकाया जाता था, लालच भी दी जाती थी और फिर उनसे पार्टी चेंज करवाई जाती थी। कुछ कैंडिडेट के साथ जब ऐसा हुआ तो हमें यह खदशा हुआ कि बाकी को भी के साथ ऐसा सलूक रखा जाएगा, तो हमने पॉलिटिकल पार्टी को दो मकासद के लिए ज्वाइन करना था। एक ये कि हमें रिजर्व सीटें मिले, दूसरी ये कि जो हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से उनके साथ हमें प्रोटेक्शन मिले और अब मज़ीद इसकी डिफेक्शन हमारी पार्टी से ना हो। उसके तनाजुर में हम अभी भी यकीन करते हैं कि आईन में बड़ा क्लियर है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को उसके जीती हुई सीटों से ज़्यादा नहीं मिल सकती। इसलिए हमने जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का फैसला पार्टी को ज्वाइन किया था, जो एक प्रॉपर डिसीजन था, सही डिसीजन था, सोच समझ करके हमने कर दिया था, साइन किया था। उस वक्त के जो हालात थे, उस हालात के मुनासिबत से अगर कभी मैं आपको सारे फैक्ट्स बता दूं कि क्या क्या हुआ था उस वक्त सारे पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने के सिलसिले में और इस पार्टी को ज्वाइन करने में, सो ये एक संजीदा और बेहतरीन और सही फैसला था जो उस वक्त हमने किया था और हम उस पर अभी भी कायम हैं। इसलिए हमें सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा है और इल्तिमास है कि हमारे केस का जल्द से जल्द फैसला हो और आर्टिकल 51 की ये तशरीह ज़रूरी है कि क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी को जीती हुई सीटों से ज़्यादा रिजर्व सीटें मिल सकती है या नहीं, ये बहुत अहम है। इसीलिए हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह ताला अदलिया का फैसला हमारे हक में होगा। एनी क्वेश्चन? देखिए, जो IMF का लेटर हमने लिखा था वो बड़ा कैटेगोरिकल था, उसके कंटेंट्स बड़े क्लियर थे और हमारे लेटर में कहीं भी ये नहीं लिखा था हमने कि आप पाकिस्तान को एड ना दें।
तो ये तासुर गलत है कि उस लेटर में हमने ये लिखा था कि आप एड न दें। उस लेटर में हमने लिखा था कि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का वादा इनको याद करवाया था, उनकी जिम्मेदारियां याद करवाई थी, उनकी कंडीशनलिटी उनको याद करवाई थी, और जो एड पाकिस्तान को मिलता है उसको सही जगह पे अपने मनसब जो मसरफ है उसकी जगह सही उसकी अदायगी, ये हमने उनको याद करवाया था। आज पीटीआई के कारकुनान उन्होंने अमेरिका में IMF के दफ्तर के बाहर मुजाहरा करके पाकिस्तान को माली इमदाद ना देने और अगर दी जाती है तो सख्त से सख्त तरीन शराइ जो है वो नाफिज करने का मुतालबा किया। और दूसरा आज असद कैसर साहब ने भी असम्बली में एक इशू रेज किया है कि हम उस वक्त तक फ़लस्तीन के हक़ में करारदाद पेश होने देंगे जब तक इमरान खान साहब के हवाले से करारदाद नहीं। देखो, मैं इसकी तशख़ीस करता हूँ, कल जो करारदाद पेश हो गई है वो शोर शराबे में ज़्यादा था। असद कैसर साहब ने कभी भी ये नहीं कहा है कि हम फ़लस्तीन के हक़ में रेजोल्यूशन की ताउन नहीं करेंगे, ना अप्रूवल में हिस्सा देंगे जब तक खान साहब के हक़ में नहीं। फ़लस्तीन का इशू डिफरेंट है और हमने फ़लस्तीन के इशू पे किसी इशू को और को मिक्सअप नहीं किया है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, शायद वो उस वक्त के शोर शराबे में शायद ऐसी उस मिसकंसेप्शन क्लियर हुई होगी। अदरवाइज़ हमारे तरफ से वो यूनानिमस है और हमने उसके साथ एग्री कर दिया था। हमने जो नहीं एग्री कर दिया था जिस रेजोल्यूशन के साथ, वो उससे पहले था, वो भट्टो से रिलेटेड रेजोल्यूशन लेके आए थे। वो रेजोल्यूशन पे हमने कहा था कि ये यूनानिमस नहीं है, आपने ना रेजोल्यूशन की कापी हमें दी है, ना हमारे साथ आपने डिस्कस किया है, ना इस रेफरेंस में आपने बाकी लोगों का जिक्र किया है जो भी गलत तरीके से कन्विक्ट हुए। और दूसरी बात, जो रेजोल्यूशन पे हमने अपना रेजोल्यूशन पुट कर दिया था, वो वुमेन डे पे जब इनकी गवर्नमेंट की रेजोल्यूशन आई उस वक्त हमने उनको पॉइंट आउट कर लिया था कि जिन वुमेन का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें हमारे बहनों और का भी जिक्र होना चाहिए जो जेलों में है, तो हमने उसका भी तस्करा किया था। इसलिए गवर्नमेंट ने अपना रेजोल्यूशन पुट कर दिया था और हमने अपना रेजोल्यूशन पुट कर दिया था। इस्लामोफोबिया पे जो रेजोल्यूशन है वो इस रेजोल्यूशन में यूनानिमस था और हमने उस पर कल प्रोग्राम भी किया था। देखिए, बाहर जो पाकिस्तान ओवरसीज़ वो करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहीं ऑर्गेनाइज नहीं किया है, लेकिन ओवरसीज़ अगर करते हैं तो ये उनकी अपनी मर्जी है, उसके मुताबिक करते होंगे, लेकिन हमने ऑर्गेनाइज कोई नहीं किया है। देखिए, मुश्किलात तो वाकई है और हम जो कोशिश कर रहे हैं वो इसके लिए कि जमहूर मजबूत हो, ईमान मजबूत हो और इलेक्शन के जो वोट है उसमें पैसा न चले। और पहले भी एक पिटीशन हमने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करवाई थी। पीटीआई ने, खान साहब ने अपने आर्टिकल 186 पे एक ओपिनियन मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट को पिटीशन भेजी थी और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड कर दिया था कि सेनेट के इलेक्शन में हर वोट वेरीफाइबल होना चाहिए। जो जिसको वोट दे के आप सीक्रेसी ज़रूर रख लें, लेकिन वोट वेरीफाइबल होना चाहिए। कल अगर कोई डिस्प्यूट होता है कि किसने किसको वोट दिया है तो इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि ये किसका वोट किस तरफ गलत हुआ है, ताकि पैसों का रोकथाम और वोटों का खरीद और फरोख्त रुक जाए। तो अभी भी हमारा मुतालबा है, सुप्रीम कोर्ट से भी मुतालबा है कि ये आपकी जजमेंट है और इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा है कि वो आपके खिलाफ ये जजमेंट दे गई थी, आपको डायरेक्शन दे गई थी, आप ज़रूर उस वोटों पे एक बार कोड वहाँ लगाएं और वो वेरीफाइबल करें ताकि ये लॉन्ग टर्म में ये प्रोसेस हमेशा के लिए खत्म हो। बनाने के लिए यहाँ पे आप पढ़ें सर, as may appear to be necessary for the purpose of removing the difficulty। as may be necessary क्या चीजें होंगी, वो डिफिकल्टी कौन तयन करेगा? किसी स्टैंडिंग कमेटी में खवातीनो जात आप लोगों ने पढ़े, राजा अशरफ साहब आपने ये पढ़े, यहाँ पे खुर्शीद साहब जो है, खुर्शीद शाह साहब, क्या आपने पढ़े? एंड द आंसर इज नो। ये तहखानों में खांचे जो बना रहे हैं ये हुकूमत वाले सर, ये किसके कहने पे? दूसरा जाएं जनाब स्पीकर, यहाँ पे आप नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन पे ये इतनी लंबी चौड़ी आपकी तरामीम आ रही हैं जनाब स्पीकर, यहाँ पे नेशनल शिपिंग में आप ये तरामीम ला रहे हैं, इसको कौन सी स्टैंडिंग कमेटी ने पढ़ा है? यहाँ पे आप देख लें, फिर यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे सेक्शन 40 में आप रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज, मैं फिर वहां पे ला रहा हूं, ये बहरी जहाजों की बारे में बात कर रहे हैं, आपके रेट्स वहां पे फिक्स होते हैं, वहां पे आपके टूर्स लग रहे होते हैं, जहाज बाहर जा रहे होते हैं, बहरी जहाज, वहां पे सर आप अमेंडमेंट कर रहे हैं कि एज में अपीयर टू बी नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ रिमूविंग द डिफिकल्टी। वही बात मैं पूछूंगा जनाब स्पीकर, उस चीज का वो नेसेसरी की डेफिनेशन हमें बता दें। क्या आप हजरात ने ये पढ़ा है? आपने पढ़ा है क्या
पटेल साहब कह रहे नहीं पड़ा सर। यहां पे दूसरी बात आप देखें कि डिफिकल्टी कौन है, उसकी क्या कौन तयन करेगा। वहां पे आप खांचे खोल रहे हैं, वहां पे करप्शन का अंबार लगेगा, और यहां पे हमारे मेंबर्स को इनको पता नहीं है। उनको छोड़े सर, ये मुस्लिम लीग नून वालों को नहीं पता, इनको नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। आगे आ जाए जनाब स्पीकर, आप यहां पे माशाल्लाह आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी का सर ये देखें, इस पे क्या कुछ नहीं हो रहा। रोड्स बनती हैं, नेशनल हाईवेज बनते हैं, उस पे ये सारे के सारे अमेंडमेंट्स। जनाब स्पीकर, आपने तो हमें टाइम ही नहीं दिया इसका पढ़ने के लिए। ये कानून हमारे पास माहिरीन कानून बैठे हैं, इनको टाइम नहीं मिला इसका एक्ट, इसके ऑर्डिनेंसेस, उसका स्टडी करना, उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या करना। आप अपने ठेकेदार को अगेन ये बात, जिस वक्त मैं अभी इसको चेक कर रहा हूं सर, बार बार एक चीज आ रही है, यहां पे भी आपका पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन में रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी, पोस्टल सर्विसेज में, यहां पे ये आप देख लें जनाब स्पीकर, पेज नंबर 9, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज अगेन as may appear to be necessary for the purpose of removing the difficulty। as may be necessary का तायुन किसने किया, उन मुश्किलात का, डिफिकल्टी का तायुन कौन करेगा, हमें बता दिया जाए। रेट आगे ये अपने मन पसंद कॉन्ट्रैक्टर्स को दे रहे, पीछे मुल्क का दिवालिया हो जाएगा। अरबों रुपए के पहले ही हम लोग कर्जोई हैं, ऊपर ये माशाल्लाह अपनी जेबें फुल कर दें, पीछे रहेगा क्या। पहले भी होता जा जाए, अभी भी। फिर आगे आ जाए जनाब स्पीकर आप, अमेंडमेंट फॉर द प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑर्डिनेंस। सर हमें क्या मालूम, प्राइवेटाइजेशन कमीशन में मुल्क के असासे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस प्राइवेटाइजेशन कमीशन के जरिए बेचे जाते हैं। एक एक लफ्ज अरबों खरबों की वैल्यू है वहां पे जनाब स्पीकर। यहां पे ये बात आ रहा है, अपीलेट ट्राइब्यूनल के बारे में आ रहे हैं, यहां पे आप आ रहे हैं जनाब स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड रीजंस। इस पे हमें क्या मालूम, हमें अप्रेज करने का टाइम नहीं मिला। यहां पे आप करने जा रहे हैं प्राइवेटाइजेशन, किसका इंपैक्ट। ये नवीद कमर साहब रह चुके हैं प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर, इनसे पूछे इसका इंपैक्ट क्या होता है। क्या ये इसके साथ विल नवीद कमर साहब बी एबल टू स्टैंड बिहाइंड दीज अमेंडमेंट्स, क्या ये इसको सपोर्ट कर सकेंगे, क्या ये बाकी साथी इसको सपोर्ट कर सकेंगे। सर इसका इंपैक्ट फाइनेंशियल है, अरबों का नहीं है, खरबों का है। यहाँ पे सर मैंने जिस वक्त आपने मेरा माइक ऑन नहीं किया था, मैंने आपसे गुजारिश की थी आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे तकरीर कर लेते हैं। पॉइंट ऑफ ऑर्डर की डेफिनेशन यहाँ से पढ़ लीजिए जी।